नमस्कार। आज हम सुदर्शन वशिष्ठ की 1997 की एक किताब है हिमाचल, उसके कुछ पन्नों को पलट रहे हैं। ये अंश हमें हिमाचल प्रदेश के, आप कह सकते हैं, काफ़ी पुराने इतिहास और वहाँ की रंग बिरंगी संस्कृति की एक झलक देते हैं। हमारा मकसद है कि इस किताब से कुछ सबसे रोचक और ख़ास बातें निकालें, समझें कि इस प्रदेश की जड़ें कितनी गहरी हैं, ये आज का हिमाचल बना कैसे और वो कौन सी अनूठी चीजें हैं जो इसे इतना खास बनाती है। तो चलिए शुरू करते हैं यह बातचीत। बिल्कुल। ये किताब हमें एक तरह से समय यात्रा पर ले जाती है। मतलब प्रागैतिहासिक काल से लेकर लगभग 20वीं सदी के आखिर तक का सफर है इसमें। और इसमें सिर्फ राजा रजवाड़ों का इतिहास नहीं है, बल्कि यहाँ के समाज, लोगों के रीति रिवाज, उनकी कला, उनका धर्म, इन सब की गहरी छाप दिखती है जो असल पहचान है इस प्रदेश की। हाँ, तो अगर बिल्कुल शुरू से शुरू करें तो किताब बताती है कि हिमाचल कोई नया बसा इलाका नहीं है। यहाँ व्यास, बाणगंगा जैसी नदियों के पास तो हजारों साल पुराने पत्थर के औजारों, इंसानी निशान मिले हैं। जी हाँ। और फिर जिक्र आता है सिंधु घाटी सभ्यता के बाद का, जब यहाँ कोल, किरात, किन्नर, नाग ऐसी कई प्राचीन जातियां रहती थीं। हाँ, और ये सिर्फ मतलब पौराणिक बातें नहीं है। जब बाद में आर्य आए तो उनका सामना हुआ शंबर जैसे शक्तिशाली स्थानीय शासकों से। इसका जिक्र तो ऋग्वेद में भी मिलता है। अच्छा। जी, ऋग्वेद में यहाँ की नदियों के पुराने नाम भी हैं, सतलुज, रावी, व्यास। तो ये जो प्राचीन जातियां थीं, ये आज भी हिमाचल की संस्कृति की जड़ में है कहीं ना कहीं। फिर आता है रियासतों का दौर। किताब में कई पहाड़ी रियासतों का जिक्र है, जैसे कांगड़ा, जिसे पहले त्रिगर्त कहते थे। हाँ, त्रिगर्त। कुल्लू मतलब कुलूत, चंबा, मंडी, बिलासपुर, इन सब का अपना एक लंबा इतिहास रहा है। सही कहा। और ये रियासतें आप देखिए सदियों तक अपनी पहचान बनाए रहीं, अपने उतार चढ़ाव के साथ। लेकिन फिर बाहरी ताकतों का असर बढ़ा। बिल्कुल। गोरखाओं का हमला हुआ, फिर कुछ समय सिखों का शासन रहा, और फिर आ गए अंग्रेज। यहाँ तक कि जो 1857 का संग्राम था, हाँ, उसकी आंच भी यहाँ महसूस की गई थी। जैसे कसौली छावनी में विद्रोह हुआ था। अच्छा। फिर आजादी मिली। अब चुनौती थी इन सब अलग अलग रियासतों को एक करने के। तो 1948 में करीब 30 रियासतों को मिलाकर हिमाचल बना। 30 रियासतें? हाँ, पहले ये चीफ कमिश्नर के अधीन था, फिर पार्ट सी राज्य बना, फिर कुछ समय केंद्र शासित प्रदेश रहा, और आखिर में 25 जनवरी 1971 को इसे मिला पूर्ण राज्य का दर्जा। तो ये एकीकरण की एक लंबी कहानी है। ये तो हुई राजनीतिक कहानी, लेकिन किताब हमें हिमाचल की जो सांस्कृतिक पहचान है उसमें भी काफी अंदर तक ले जाती है। किन्नौर का जिक्र तो ऐसे किया गया है जैसे कोई बिल्कुल जादुई प्रदेश हो। हाँ, किन्नौर की बात ही अलग है। पौराणिक भी, ऐतिहासिक भी और सांस्कृतिक रूप से भी बहुत अनोखा। वहाँ की वेशभूषा, गहने, सेब, चिलगोजे, सांगला घाटी, कल्पा, लगता है एक अलग ही दुनिया है। और सिर्फ खूबसूरती नहीं, किन्नौर की संस्कृति पर तिब्बत का भी असर दिखता है, खासकर बौद्ध धर्म को लेकर, लामा परंपरा। अच्छा, तिब्बत का प्रभाव। जी, जैसे ताबो मठ है, जिसे हिमालय का अजंता भी कहते हैं। ये सिर्फ धार्मिक जगह नहीं, कला और इतिहास के खजाने हैं। किताब में ये भी है कि वहाँ की अपनी खास लोक परंपराएं और देवता पूजन के तरीके हैं। हाँ, ये भी जिक्र है कि समय के साथ कुछ पुरानी मान्यताएं बदल भी रही हैं, शायद बौद्ध धर्म के प्रभाव से या बाहरी दुनिया के संपर्क से। और मेले और त्योहार, इनका भी जिक्र है, जैसे रामपुर का लवी मेला। बताया गया है कि ये सिर्फ मेला नहीं, सदियों पुराना एक बड़ा व्यापारिक केंद्र था। बिल्कुल, लवी मेला तिब्बत और बुशहर रियासत के बीच व्यापार का एक बड़ा केंद्र था। ये ऊन, पश्म, घोड़े, इन सब का व्यापार होता था। और बिलासपुर का नलवाड़ी मेला भी है, जो शायद पशुओं के व्यापार के लिए ज्यादा जाना जाता था। हाँ, नलवाड़ी मेला खासकर पशु व्यापार के लिए मशहूर था। और कुल्लू दशहरा तो है ही, जहाँ दूर दूर से देवी देवता आते हैं। ये मेले त्योहार सिर्फ उत्सव नहीं थे, ये हिमाचल के समाज और अर्थव्यवस्था की, आप कह सकते हैं, रीढ़ की हड्डी थे। लोगों के मिलने जुलने, व्यापार करने, अपनी परंपराएं निभाने का जरिया। क्या किताब में ये भी है कि अब इन मेलों का स्वरूप बदल रहा है? हाँ, थोड़ा संकेत मिलता है। जैसे लवी मेले के बारे में लिखा है कि अब शायद पारंपरिक चीजों का व्यापार उतना नहीं होता। ये दिखाता है कि कैसे आधुनिकता, बाजार, ये सब पुरानी चीजों पर असर डालते हैं। और कला, कांगड़ा कलम चित्रकला का खास जिक्र है। हाँ, कांगड़ा पेंटिंग। किताब बताती है कि कैसे गुलेर के कलाकारों ने इसे विकसित किया। पंडित सेव और उनके बेटे
माड़कू और नैनसुख। हाँ हाँ, नाम सुने हैं। उनका बड़ा योगदान रहा इसे निखारने में। ये पेंटिंग्स आज भी दुनिया भर में जानी जाती हैं। बिल्कुल। और कला के साथ साथ धर्म, हिमाचल को देवभूमि कहा जाता है। यूं ही नहीं कहते, शिव और शक्ति की पूजा तो यहाँ बहुत गहरी है। ज्वालामुखी, चिंतपूर्णी, नैना देवी जैसे कितने ही शक्तिपीठ हैं। और किताब में गुर परंपरा का भी जिक्र है। ये क्या है? हाँ, गुर, ये एक बहुत ही अनोखी प्रथा है। माना जाता है कि देवता किसी खास व्यक्ति, जिसे गुर कहते हैं, उसके शरीर में आते हैं और लोगों से बात करते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं, समाधान बताते हैं। समाज में इनकी एक खास भूमिका रही है। अच्छा, ये तो बहुत दिलचस्प है जी। तो सुदर्शन वशिष्ठ की किताब के इन हिस्सों से एक बात तो साफ है कि हिमाचल प्रदेश सिर्फ पहाड़ों और खूबसूरत नज़ारों की ही जगह नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ इतिहास की बहुत गहरी परतें हैं, अलग अलग संस्कृतियों का संगम है, अनोखी परंपराएं हैं, कला है, बहुत कुछ है। प्राचीन जनजातियों से लेकर रियासतों के बनने और फिर एक होने तक हर दौर की अपनी कहानी है। सही कहा। ये किताब यही याद दिलाती है कि कैसे इस इलाके के भूगोल ने, इतिहास ने और यहाँ रहने वाले लोगों की आस्था ने मिलकर इसे एक खास पहचान दी है। अच्छा। चाहे वो किन्नौर की थोड़ी अलग थलग सी दुनिया हो, या लवी मेले का बदलता स्वरूप, या फिर कांगड़ा पेंटिंग की वो बारीकियां, हर चीज हिमाचल की अपनी कहानी कहती है और वो कहानी अभी भी बन रही है, बदल रही है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए, जिसका इशारा किताब में भी मिलता है। जी हाँ। इसमें लिखा है कि लोक कथाओं और लोक संस्कृति पर टेलीविजन जैसे बाहरी असर पड़ रहे हैं, कहानियां सुनाने की परंपरा कम हो रही है। तो सोचने वाली बात यह है कि आज के इस दौर में, जब दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, हिमाचल अपनी इस अनमोल और इतनी विविध सांस्कृतिक विरासत को आगे कैसे सहेज कर रख पाएगा।